हे गाइस, क्या हाल चाल भाई आप लोगों के। तो रिवीजन सीरीज हम लोगों की जबरदस्त वाली चल रही है और कंपनी लॉ पर हम लोग बहुत सारी बात जो है वो लगभग कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे हैं उन पर आज हम लोग करने वाले हैं बात। अब यहां जो मैंने इस लेक्चर में लिया है तो आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग इस रिवीजन में करने वाले हैं मेनली हमारा क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन, यानी कि कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं यहाँ पे सारे के सारे करवाने वाला हूं। अब सेक्शन वाइज अगर आप लोगों को रिवीजन देखना है तो वो भी ऑलरेडी यहीं पर अवेलेबल है और आप लोगों को मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां जाकर के आप चाहें तो पूरा डिटेल रिवीजन इसका देख सकते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अब समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है तो काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमेशा की तरह बगैर समय खराब किए शुरू कर दे। पहला कंसेप्ट हमारा जो है वो है इंडेमनिटी एंड गारंटी का। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और आंसर द फॉलोइंग। इन्होंने बोला और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ डिसाइडेड टाइमिंग। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन और सी ने ए के परफॉर्मेंस के लिए गारंटी देके रखा है कि ए जो है वो बढ़िया तरीके से एक अच्छा घर बना करके देने वाला है। ठीक है, अभी बी ने जो है वो सप्लाई नहीं किया मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट, तो क्या यहां पे सी डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? बच्चों को बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सेक्शन नंबर 134 के हिसाब से आप इसका आंसर जो है वो मेरे साथ में चेक कर सकते हो कि द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। अब जहां पे हमारा जो क्रेडिटर है एक तरह से, यानी कि जो पर्सन हमारा बी हो गया, हाँ, उसने अगर मटेरियल का सप्लाई नहीं किया तो बट ऑब्वियस है ए अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो श्योरिटी तो हमारा ऑटोमेटिकली फ्री है। तो क्या बोला है, बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, है ना, जैसे क्रेडिटर ने सप्लाई नहीं किया, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। और जहां पे प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया बट ऑब्वियस है वहां पे हमारा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सेक्शन नंबर 134 का बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 136 जो एनआईए के साथ मैंने आपको क्लब करके बताया था, सी द होल्डर ऑफ एन अनड्यू ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एस श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी। बहुत सिंपल हो गया, यानी बी यहां पे ड्रॉई की तरह से काम कर रहा है, उसके बाद बिल ए के पास गया है और यहां से वो बिल सी के पास और सी से एक्स के पास में जा रहा है, बराबर। और ये यहां पे एक्स चाहता है बी को ज्यादा टाइम देना, क्या यहां पे ए अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? बच्चों लोगों को बहुत सिंपली समझो, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है ना, और फिर ए को दिया है। ए से इस वक्त में बिल का जो होल्डर है वो सी और यहां से एक्स के पास में पहुंचा हुआ है। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स जो है वो अगर बी का टाइम पीरियड बढ़ा देता है पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग सब जानते हो दोनों पार्टी श्योरिटी की तरह से है ना, अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है, इसको पेमेंट लेना है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया, ये पर्सन डेटर हो गया और बीच की पार्टी हमारी श्योरिटी हो गई, तो क्या ए फ्री हो जाएगा? अब रूल ये कहता है कि अगर क्रेडिटर और डेटर आपस में मिलकर कंडीशंस को चेंज करे तो श्योरिटी बिकम्स फ्री, लेकिन 136 बोलता है कि अगर थर्ड पार्टी ने चेंजेस कर दिए हैं या टाइमिंग पेमेंट का बढ़ा दिया है इस तरह के बिल के अंदर तो श्योरिटी डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। तो अकॉर्डिंग 136 कंसेप्ट समझना, where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person, not with the debtor, debtor के साथ डीलिंग नहीं किया है, ये थर्ड पर्सन ने बोला है ना, तो श्योरिटी यहां पे डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। एक्स हमारा कौन है? थर्ड पर्सन है। वैसे भी इस सिचुएशन के अंदर गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर विद एक्स, है ना, यानी यहां पे सी और एक्स ने मिलकर के डिसाइड किया कि यार उसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, जो कि थर्ड पर्सन है, और एक्स चूंकि यहां पे खुद डेटर थोड़ी है, बराबर से, और इसीलिए यहां पे ए जो है वो डिस्चार्ज नहीं होने वाला है। तो ये आप लोग को इस सेक्शन में 136 का बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बच्चों। ए गिव्स टू एम अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंड ऑफ ₹8,000 फॉर द फ्रूट टू बी सप्लाइड टू एम टू एस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्रेडिट। ठीक है भाई, आफ्टरवर्ड जो है सी एस सॉरी एस जो अपना है वो बिकम एम्बरेस्ड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द ए, यानी कि श्योरिटी के बगैर नॉलेज के
एम और एस ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जहां पे एम उसको गुड्स की सप्लाई करता रहेगा और वो रेडी मनी के अंदर पेमेंट करेगा और इससे एग्जिस्टिंग डेब्ट को वो लोग एडजस्ट करने वाले। बहुत क्लियर, पढ़ते ही सेक्शन 133 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दिमाग में आ जाना चाहिए। यार यहाँ पे डेटर क्रेडिटर ने श्योरिटी की बिना कंसेंट के टर्म्स और कंडीशन में चेंज कर लिया, तो इसके बाद के लिए श्योरिटी बिकम्स फ्री, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एग्जामिन द प्रोविजन आपको बताना है क्या ए यहाँ पे लायबल होगा क्या, जो गारंटी उसने दिया है एम को। तो बहुत सिंपल हो गया, सेक्शन 133 बच्चों समझा दोगे। The section provide that variance made without the consent of surety in terms of contract between debtor and creditor, वो surety subsequent transactions के लिए हो जाता है फ्री। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को वापस से समझा दिया जैसा हमेशा करते हैं। और the reason for such a discharge is that the surety agree to be liable for a contract is no more, यानी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही क्या कर दिए, सारे के सारे चेंजेस कर दिए, बराबर। और यहां पे ही इज नॉट लाइबल ऑन द अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट में। आप सिंपल लिख सकते देगी इफ देयर इज एनी वेरिएंस श्योरिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिक्वेंट जो भी लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, बराबर। तो बहुत सिंपली आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। चलिए जी, नेक्स्ट पे आपको लेकर के चलता हूं बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले चलिए जी, हाँ जी, थर्ड कहता है क्वेश्चन हमारा, मिस्टर यहां पे है डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग ₹5 लाख। ही आस्क्ड मिस्टर के फॉर द मनी, मिस्टर के लेंड द मनी ऑन द श्योरिटी ऑफ ए बी एंड एन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो मैं 18 का है लेकिन अभी थोड़ा टाइम पहले भी था। 3 लोगों ने मिलकर के गारंटी दिया है और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बाय डी टू के। तो डी हमारा जो हो गया वो डेटर की तरह से हो गया, के पैसे दे रहा है तो क्रेडिटर की तरह हो गया। तीनों लोग हमारे ए बी और एन हो गए को श्योरिटीज। अब डी ने पैसा देने में डिफॉल्ट किया है और बी जो है वो मना कर देता है कंट्रीब्यूट करने से। एग्जामिन करके बताना है क्या बी एस्केप हो सकता है क्या। देखो, अगर ये लोग ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं या ज्वाइंट श्योरिटीज हैं तो किसी भी एक से पूरा पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए और एन दे देंगे तो बी से वापस रिकवर करेंगे, तो बी इस तरह से मना नहीं कर सकता है। सेक्शन नंबर 146 यहां पे काम करेगा। When 2 or more person are co-sureties for the same debt or duty either jointly or separately and whether under the same or different contract and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary are responsible as between themselves, है ना, to pay each other equal share। वही आपका जो बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ के आए हो जॉइंट प्रोमिसर वाला, वो अपने को ध्यान में रखना है जो डेटर ने पैसा नहीं दिया। इस वजह से अगर डी डिफॉल्ट करता है तो बी को हम एस्केप नहीं कर सकते। ऑल द 3 श्योरिटीज आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल। भले ही उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए था। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म। अगेन बच्चों 133 पे हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है। मिस्टर चेतन वॉज अपॉइंटेड एज अ साइट मैनेजर ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट एट अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000। मिस्टर पवन गेव अ श्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर चेतन कंडक्ट। ठीक है, चेतन अपॉइंट हो रहा है यानी कि एम्प्लॉय हो गया। किसके अपॉइंट हो रहा है, एबीसी कंस्ट्रक्शन हो गई, हमारी क्रेडिटर या एम्प्लॉयर हो गया। और चेतन के अच्छे काम के लिए गारंटी जो है वो दे रखा है मिस्टर पवन ने। ठीक है भाई, 50,000 का सैलरी है। 6 महीने बाद द कंपनी वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे 50,000 टू मिस्टर चेतन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ गई है। चेतन एग्री टू पे लोअर सैलरी। भाई साहब, इधर लोअर सैलरी तुमने एक्सेप्ट कर लिया 30,000 का, लेकिन इसके बारे में हमारी श्योरिटी पवन को कुछ भी नहीं बताया, तो पवन अब फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। 3 months आफ्टरवर्ड, 3 महीने इस चीज के 3 महीने बाद पता लगा कि 3 months आफ्टरवर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट चेतन हैड बीन डूइंग फ्रॉड। लेकिन फ्रॉड कब से कर रहा था, अपॉइंटमेंट के टाइम से कर रहा था, है ना। तो पवन का लायबिलिटी क्या है, तो भाई इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में 6 महीने बाद चेंज किया था, तो स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो गारंटी जो है वो रहेगी, चालू रहेगी, पवन विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसके बाद के लिए जो है वो पवन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल जब से आपने चेंज किया। तो फिर से बच्चों 133 पूरा लिख दो, क्वेश्चन समझा दो। फाइनल आंसर, Pawan will be liable as a surety for the act of Chetan before the change in the terms of contract during the first 6 months, जैसा आपको मैंने कहा था। लेकिन जैसे ही वेरिएशन करोगे भाई, अभी वो रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने सैलरी के अंदर रिडक्शन कर दिया, अब आप उसको लायबल नहीं कर सकते। ये अपने को आंसर में मेनली अपने ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है बच्चों, कर लोगे बहुत आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी, आपको नेक्स्ट पे लेकर के चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर ए फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट आउट, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन वाला सेम क्वेश्चन हम लोग 134 का स्टार्टिंग के अंदर ही कर चुके हैं बच्चों, तो यहां से वापस देखने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, मतलब एक जैसा क्वेश्चन लगता है। मनोज becomes guarantor for Ranjana for the amount which may be given to her by Sharma within 3 months। कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन। मैक्सिमम लिमिट अगले 3 महीनों की जो है वो 1 लाख रुपीस की दे रखी है। 1 महीना बाद मनोज ने अपना गारंटी वापस ले लिया। यस, कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक। Up to the time of revocation of guarantee, Sharma had given to Ranjana 40,000। शर्मा ऑलरेडी रंजना को 40,000 रुपए जो है वो दे चुका है। तो बहुत क्लियर कट मैटर है भाई, 40,000 के लिए तो हमारा जो गारंटर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन उसके बाद के लिए नहीं। तो क्या मनोज यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी? यस, आफ्टर रिवोकेशन मनोज विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। ठीक है, वो फ्री है। लेकिन एक और चीज पूछ लिया, वेदर मनोज इज लायबल फॉर लायबल इफ रंजना फेल्स टू पे द अमाउंट 40,000। अब ये 40,000 चूंकि दिए जा चुके हैं रिवोकेशन से पहले, तो जो लायबिलिटी स्टैब्लिश हो गई उसके लिए गारंटी कैन नॉट बी रिवोक, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इसीलिए इसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला ही, अपने को आंसर में देना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो दिया वो भी सेम इसी पैटर्न का है। ये मई 19 में भी आया, आरटीपी नवंबर 20 में दे रखा है बच्चों, आरटीपी मई 19 में भी दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन में अपने नोट्स में भी है। तो सेक्शन 130 यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बहुत क्लियर कर देगा। यही अपने को लिखना है कि स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी इफ द लायबिलिटीज इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। हाँ, कंटिन्यूइंग गारंटी में एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, नोटिस दे करके आप कर सकते हो। लेकिन जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो गए उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। इससे अपने को क्वेश्चन को समझा देना चाहिए। फाइनल आंसर जैसा आपको मैंने बताया। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। C advances to B rupees 2 lakh on the guarantee of A. C has also taken a further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture worth rupees 2 lakh without knowledge of A। बच्चों समझना, C ने कुछ पैसा B को एडवांस दिया और A ने गारंटी दिया है। ठीक है, अब C ने कुछ और सिक्योरिटी मांगी और उसके लिए B ने क्या किया, 2 लाख का फर्नीचर, मतलब गारंटी तो है लेकिन फर्नीचर भी रख दिया और हमारे श्योरिटी को इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते। आप सबने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 141 कहता है कि ऐसे में अगर कोई भी सिक्योरिटी रखी गई है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर रखा है तो वो चीज पे श्योरिटी अगर पेमेंट कर देता है तो बाद में अपना राइट एस्टैब्लिश कर सकता है। सी ने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। अरे भाई, सी ने बाद में क्या किया, मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। 6 महीना बाद हमारा जो डेटर बी है वो बिकम इंस्टॉलमेंट और सी उसके अगेंस्ट में केस करता है। सी स्यूज ए फॉर हिज गारंटी। ओके, इन्हें गारंटी दिया था ना, तो उसे केस कर दिया। अब आपको बताना है लायबिलिटी क्या होगा ए का इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज वर्थ 80,000 अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। 141 क्या कहता है बच्चों, इसमें 141 को समझो, आंसर में क्या लिखा है। अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered। है ना, भले ही श्योरिटी को इस बारे में पता हो या नहीं पता हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत क्लियर बात है कि जो भी सिक्योरिटी उस वक्त में रखी गई थी वो श्योरिटी उसको लेने के लिए एंटाइटल है। और अगर क्रेडिटर ने उसको लॉस कर दिया या श्योरिटी के बगैर कंसर्न के आपने वापस दे दिया पार्ट विद सच सिक्योरिटी, तो श्योरिटी उस सिक्योरिटी के अमाउंट तक के लिए हो जाएगा फ्री अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज। अब इस क्वेश्चन में चूंकि 2 लाख एडवांस दिए थे, जो भी सिक्योरिटी थी पेमेंट करने के बाद में उस पर ए का राइट हो सकता था, लेकिन आपने, या आप सिक्योरिटी से पैसा रिकवर कर सकते थे लेकिन आपने तो वापस कर दिया, है ना। सी ने कैंसिल कर दिया और बी इंसॉल्वेंट हो गया। यहां पर ए अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा उतने अमाउंट के लिए जितना फर्नीचर का उस वक्त का वैल्यू था। यानी ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर 80,000, लेकिन इट विल रिमेन लायबल फॉर द बैलेंस ऑफ 120। उसके लिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये आप लोग को इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है। 141 का क्वेश्चन कर लोगे बच्चे लोगों, सिंपल हो गया। चलिए जी, जुलाई 21 का एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बढ़िया सेक्शन के ऊपर बना हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा, जहां पे मेजर माइनर का एक सिस्टम हो रहा है। पॉल माइनर परचेज स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मोबाइल डीलर ऑन श्योरिटीज गिवन। और ये बच्चे लोगों पिछला जो हमारा अटेम्प्ट था, हालांकि उसमें इस पर एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आ चुका है। तो पॉल माइनर परचेज स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मोबाइल डीलर ऑन द श्योरिटीज गिवन बाय मिस्टर जैक मेजर। ठीक है भाई, माइनर ने एक परचेस किया स्मार्टफोन, ये तो तुम लोग अपने फाउंडेशन के नॉलेज के हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो।
और गारंटी जो है वो जैक ने दिया है। पॉल डिड नॉट पे फॉर द मोबाइल, उसने पैसा नहीं दिया। और डीलर ने ये पैसा जो है वो जैक यानी कि जो अपना श्योरिटी था उससे मांगा, ठीक है। और बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट एंटेड विद माइनर इज वॉइड, ठीक है भाई। जैक यहां पे आर्ग्यू करता है कि वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है भैया, क्योंकि डेटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कि लॉ में लिखा हुआ है ना, अपन ने भी तो पढ़ा था 134 में कि श्योरिटी अगर डेटर डिस्चार्ज है तो मैं भी डिस्चार्ज हुई, उसने आर्ग्यू दिया। तो क्या उसका आर्ग्यूमेंट करेक्ट है क्या? और सेकंड नंबर आपसे पूछा है, अगर जैक यानी कि गारंटी देने वाला और पॉल, ये तो माइनर है ही, अगर दोनों माइनर होते तो बेचारे मोबाइल डीलर की बैंड बजने वाली है। लेकिन पहला आंसर जो हमारा कहता है बच्चों, अगर माइनर प्रिंसिपल डेटर है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड रहेगा। और अगर आप लोगों को फाउंडेशन वाला याद हो तो इफ डेटर इज माइनर इट विल बी ट्रीटेड एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। तो मोबाइल डीलर और क्रेडिटर और मोबाइल डीलर और श्योरिटी के बीच में मानेंगे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पे हमारा श्योरिटी जो है पॉल विल बी रेस्पॉन्सिबल, सॉरी पॉल है कि कौन था, पॉल तो हमारा मेन पर्सन है, जैक जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये देखो क्लियर बोल दिया, इवन पॉल जो है वो लायबल नहीं होगा, लेकिन जैक जो है वो तो रेस्पॉन्सिबल होगा। अब दोनों ही अगर माइनर है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हाँ, बिकॉज द श्योरिटी एज वेल एज डेटर इज इनकम्पेटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बेचारे डीलर की हालत खराब, कोई भी पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं बच्चे लोगों, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिसंबर 21 आरटीपी का क्या कहता है, राहुल इज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप, प्रियंका रीच द शॉप टू परचेज एयर कंडीशनर शुड बी कॉपर। ओके, ठीक है। As Priyanka wanted to purchase the air conditioner on credit, Rahul demanded a guarantor for such transaction कि भैया मुझे तुम्हारे लिए गारंटर चाहिएगा। अरविंद है जो प्रियंका का फ्रेंड है, वो आता है गारंटी दे देता है एयर कंडीशनर की। तो राहुल यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, प्रियंका यहाँ पे डेटर है, और हमारा अरविंद जो है वो हो गया श्योरिटी। राहुल ने एयर कंडीशनर बेच दिया फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड, misrepresenting that it was made of copper while it is made of aluminium। झूठ बोला। लेकिन प्रियंका अरविंद दोनों को इस बारे में नॉलेज है ही नहीं कि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ऑन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, प्रियंका डिनाई फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस। प्रियंका ने पैसा देने से मना कर दिया, ये काय को पैसा दो, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। राहुल ने क्या किया यहाँ पे, उसने कहा ठीक है तुमने दे रहे, मैं श्योरिटी को पकड़ूंगा, श्योरिटी के ऊपर केस कर दिया। आपको एक्सप्लेन करना है क्या अरविंद यहाँ पे लायबल होगा क्या प्राइस पे करने के लिए। अब बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और सेक्शन 142 इसमें काम करेगा, जहां पे आपने गारंटी लिया है, ऑब्टेन किया है बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। समझना बराबर कि गारंटी आपने ली और लेकिन उस वक्त फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो हमारा श्योरिटी वैसे भी डिस्चार्ज होता है। तो व्हेन द गारंटी हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। बहुत क्लियर मैटर है बच्चों, हमारा श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फर्दर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134। सर 134 कहां से आया? वही तो इतने टाइम से जो अपन पढ़ रहे हैं कि डेटर डिस्चार्ज तो हम भी डिस्चार्ज, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है तो वो भी डिस्चार्ज है। श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर बाय विच द डेटर इज रिलीज, है ना। तो यहां पे बहुत, या क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कर दिया तो ये तो फ्रॉड, चीटिंग, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और हमारा ये जो प्रियंका है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है, तो इनका कैंसिल तो उसका भी कैंसिल, दो सेक्शंस लग जाएंगे। यहां हमने क्वेश्चन के बारे में डिटेल दे दिया, और डिटेल क्वेश्चन के बारे में देने के बाद फाइनल आंसर क्या लिखा है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोविजन as guarantee was obtained by Rahul by misrepresentation of fact, so Arvind will not be responsible and he will be discharged from the liability। ये अपने को सिंपली आंसर में लिखना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सेक्शन 142 और साथ में हमने 134 भी अटैच किया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बहुत फटाफट से। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, पवन अप्रोच रमन एंड आस्क हिम फॉर द मनी। अरे तो वही पॉइंट अभी अपन ने जो किया था। हाँ, रमन लेंड द मनी ऑन द गारंटी ऑफ सूरज, तरुण, उषा। देखो सेम क्वेश्चन बच्चों, नाम चेंज कर दिए, को श्योरिटीज का क्वेश्चन सेम आ गया। देखो नाम चेंज कर दिए, यहाँ पे सूरज और ये कर दिया तरुण, उषा। फिर पवन ने पेमेंट नहीं किया और कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ने मना कर दिया। अच्छा बढ़िया चीज देखना, सूरज आफ्टरवर्ड क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम तरुण एंड उषा। बढ़िया चीज, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, आइए वापस पढ़ दे। पैसे की अर्जेंट नीड थी पवन को, इसलिए उसने रमन को अप्रोच किया, पैसा मांगा। रमन ने कहा पैसा तो दूंगा भाई, लेकिन गारंटी सूरज, तरुण और उषा ने दिया है गारंटी।
पवन ने डिफॉल्ट कर दिया और इन तीनों ज्वाइंट प्रोमिसर में से, ज्वाइंट गारंटर में से, ज्वाइंट श्योरिटीज में से सूरज ने पूरा पैसा रमन को दे दिया। चलिए भाई, रमन तो गया। अब सूरज जो है वो बाकी तरुण और उषा से उनका कंट्रीब्यूशन डिमांड कर रहा है, लेकिन वो ये कह के मना कर देते थे कि अरे हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है भाई, तेरे को काय का पैसा दें। अब बताओ कि क्या यहाँ पे तरुण को हम लाइब्रेरी से फ्री कर सकते हैं क्या? अरे नहीं कर सकते भाई, बहुत सीधा है, क्योंकि वही रीजन हमारा है, दे आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल। और अगर किसी भी एक ने दे दिया तो ही हैज राइट टू रिकवर फ्रॉम रिमेनिंग को श्योरिटीज, उनसे पैसा ले पाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ आया आप लोग को? क्या लिखा है इन्होंने, ये देखिए पूरा अपना पॉइंट 146 पहले भी लिखा है। डिफॉल्ट ऑफ पवन इन पेमेंट, तरुण कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लायबिलिटी, ऑल द थ्री श्योरिटीज जो हैं वो इक्वली लायबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइंस अपनी वो की वो आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए टोटल मैंने इसके जो क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, ये देखिए, हाँ टोटल हम लोगों ने 13 क्वेश्चन इसके जो हैं वो ले रखे हैं इंडेमनिटी गारंटी के। बढ़िया क्वेश्चन सारे के सारे, और अच्छी चीज ये कि सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपन ने इसके अंदर कवर कर लिए हैं, तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत यहाँ पे हो सकती है। अल्फा मोटर्स लिमिटेड एग्री टू सेल अ बाइक टू अशोक अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन गारंटी ऑफ अभिषेक। ठीक है भाई, टर्म्स क्या है? हायर परचेज प्राइस 96,000 की है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में, एक 8,000 की इंस्टॉलमेंट पे करना है। ओनरशिप टू बी ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसा हायर परचेज में होता भी है। अब आपको ये बताना है स्टेट वेदर अभिषेक इज डिस्चार्ज। अब अभिषेक कौन है भाई यहाँ पे? देखिए क्या बोला है, गारंटर है जिसने गारंटी दिया है इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको बताना है कि क्या इन अलग अलग केसेस में हमारा जो गारंटर है वो लायबिलिटी से फ्री हो सकता है क्या? नंबर 1, अशोक जो डेटर है, 12 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, लेकिन फेल टू पे द नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, अगली 2 का पेमेंट उसने नहीं किया। अल्फा मोटर अभिषेक पर केस कर देता है फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर एंड अभिषेक पेड दीज 2 इंस्टॉलमेंट। वो 2 इंस्टॉलमेंट बेचारा हमारा गारंटर जो श्योरिटी पे कर देता है। 13 एंड 14 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अभिषेक देन गिव अ नोटिस टू अल्फा मोटर टू रिवॉक हिज गारंटी फॉर द रिमेनिंग मंथ्स। क्या कहते हो बच्चे लोगों? बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तरह का कंटिन्यूइंग गारंटी है। जो हो गया डिफॉल्ट वो आप पेमेंट कर दो, 13-14 का जो भी है, बात के लिए आप गारंटी रिवोक कर सकते हो। इसमें अल्फा मोटर के पास में राइट रहेगा कि अभी ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, वो अपनी बाइक को वापस उठा करके ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पे गारंटी रिवोक करने का इसका राइट है। इफ आफ्टर 15 मंथ अभिषेक की डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड-19। ओहो, अभिषेक कौन है भाई? हमारा श्योरिटी है अभिषेक। तो अगर ऐसे में अभिषेक की डेथ हो जाए तो हम लोग जानते हैं ना, डेथ के बाद अगर प्रॉपर्टी है तो वहां तक के अमाउंट के तो रेस्पॉन्सिबल रहेगी नहीं, उसके बाद के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाली नहीं है ना। आइए देखिए, सेक्शन काम करता है बच्चों 130। फिर से कंटिन्यूइंग गारंटी आपको समझानी है, कभी भी रिवोक हो सकती है फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए, और वंस द गारंटी रिवोक श्योरिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा फ्यूचर के लिए, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हो गया पहले से ही तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। सी नंबर 1 हमारे पास सिचुएशन 1 है। इन द गिवन क्वेश्चन अशोक पेड 12 इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ टोटल 24 मंथ इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट। अभिषेक पेड ऑन द 13th एंड 14th, उसने पे कर दिया। ये क्वेश्चन के बारे में समझा दिया हमने। फाइनल आंसर देखो, अभिषेक इज नॉट लायबल फॉर इंस्टॉलमेंट दैट वाज मेड आफ्टर द नोटिस बट ही इज लायबल फॉर इंस्टॉलमेंट बिफोर द नोटिस। 13-14 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो उसने रिवोक कर दिया उसके लिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला नहीं है। ये हम लोग को सिंपली बच्चों ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? बराबर सिंपल है। सेकंड पार्ट देखना 131 का, जिसमें लिखा हुआ है अगर डेथ ऑफ श्योरिटी हो जाए तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी भाई आगे के लिए, वहीं पे गारंटी रिवोक। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ। हालांकि उसकी एस्टेट जो है वो प्रीवियस लायबिलिटीज के लिए अभी भी रेस्पॉन्सिबल रहेगी, जैसा आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में करते ही हो, है ना। तो इन द गिवन क्वेश्चन अभिषेक की डेथ हो गई है 15 मंथ के बाद में, दिस विल ऑपरेट एज द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। लेकिन यहां तक के लिए however the अभिषेक estate remains liable for the past transaction, 15 मंथ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। 15 मंथ और उसके पहले के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जो उसकी डेथ के पहले ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? बराबर, बहुत सिंपल, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए।
तो नेक्स्ट कहता है भाई सुरेंद्र गारंटीज वीरेंद्र फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन वीरेंद्र एंड जितेंद्र। और ये क्या है, सुरेंद्र गारंटी दे रहा है वीरेंद्र को, एक ट्रांजेक्शन होने जा रहा है वीरेंद्र और जितेंद्र के बीच में, ठीक है। सुरेंद्र हमारा श्योरिटी हो गया, क्या बात है, वीरेंद्र सुरेंद्र जितेंद्र ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। वीरेंद्र यहाँ पे कुछ सप्लाई करेगा गुड्स ऑफ 30,000 और ये उसने किए 1 मार्च को, रुपीज 20,000 में ऑन 30 मार्च टू जितेंद्र, ठीक है भाई, बराबर समझ में आता है अपने को। वीरेंद्र सप्लाई गुड्स ऑफ 30,000 1 तारीख को किया है, 20,000 के गुड्स और सप्लाई किए हैं वो 3 मार्च को किए हैं जितेंद्र को, ठीक है। 5 तारीख को हमारा जो श्योरिटी है, और बाप रे इसकी डेथ हो गई, अभी क्वेश्चन किया था ना 131, उसकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, लेकिन ट्रांजेक्शन तो हो चुके हैं। 10 तारीख को इस बात से इग्नोर है कि सुरेंद्र की डेथ हो चुकी है, वीरेंद्र ने 40,000 की गुड्स और सप्लाई कर दी, और हमेशा की तरह यही होगा कि जितेंद्र जो है वो फेल हो गया, उसने पैसा नहीं दिया। तो वीरेंद्र ने क्या किया, गारंटर यानी श्योरिटी जो सुरेंद्र था उसके लीगल हेयर पे पूरे 90,000 का केस ठोक दिया भाई। 90,000 कहां से आए बच्चे लोगों, 30 + 20 50 और 40 90,000 के लिए केस ठोक दिया है। अब हमसे पूछा बताओ, तो 131 में अभी भी हमने पढ़ा कि मरने से पहले जो लाइबिलिटीज है उनके लिए तो प्रॉपर्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो 50,000 के लिए तो हो सकती है, लेकिन इस 40,000 के लिए तो होने वाली नहीं है भाई। तो आपको यहां पे दे देने चाहिए प्रोविजंस, वही 131 पूरा, ठीक है। क्योंकि डेथ के केस में क्या होता है, जो ऑलरेडी हो गई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूचर के लिए नहीं है। फिर यहां हमने क्वेश्चन समझा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इट कैन बी, ये देखिए, इट कैन बी सेड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी, उसके लीगल हेयर जो है वो सिर्फ 50,000 तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा मैंने आपको कहा था। लेकिन डेथ के बाद के जो ट्रांजेक्शन 10 तारीख को हुए उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है क्या, यस, क्वेश्चन में एक और चीज थी, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर एसटीडी उसकी 45,000 की हो, तो ठीक है ना, 45,000 50 मांग रहे थे, 40 रिकवर होगा, लेकिन रिमेनिंग 5 के लिए आप लीगल एयर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। फर्दर इफ द वर्थ ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज ओनली 45,000, तो लीगल एयर खाली 45,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उससे ऊपर के लिए नहीं, ये आपको इधर ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर, बराबर बात समझ आया बच्चे लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, आखिरी क्वेश्चन हमारा इंडेमिनिटी गारंटी का, चलिए उस पर आपको लेकर के आता हूं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, examine the validity of the following statement under the provision of Indian Contract Act 1872. Number 1, creditor should proceed legal action first against the principal debtor and later against the surety. लीगल एक्शन की जहां तक बात है, जरूरी नहीं है कि पहले डेटर के अगेंस्ट हो फिर श्योरिटी के अगेंस्ट हो। बच्चों 128 क्लियर बोलता है कि देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, सो क्रेडिटर हैव राइट टू फर्स्ट फाइल सूट अगेंस्ट द श्योरिटी, कर सकता है। तो श्योरिटी का लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होता है ना, और इट इज नॉट मैंडेटरी कि क्रेडिटर जो है वो लीगल एक्शन हमेशा पहले डेटर के अगेंस्ट ही करे, मांगेगा उससे, लेकिन लीगल एक्शन श्योरिटी के अगेंस्ट भी ले सकता है ना, तो इसीलिए ये सेंटेंस तो हो गया इनवैलिड। सेकंड नंबर, हम गारंटी विच एक्सीड टू अ सिंगल डेब्टर या ट्रांजैक्शन, नहीं भैया गलत है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है 130 131 में, अभी भी अपन कर रहे थे। लेकिन जो स्पेसिफिक गारंटी होती है वो 129 का पार्ट है। ये देखो इन्होंने बोल दिया, गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की वो कंटिन्यू होती है, नॉट स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती है, वो कंटिन्यू होती है। तो स्पेसिफिक के लिए वो स्पेसिफिक गारंटी कहलाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट कहता है, वेरिएशन विच इज नॉट मटीरियल एंड बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम ऑफ हिज लायबिलिटी। बच्चों ये चीज अब 2 चीजों पे जा रही है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 आंसर इसमें अल्टरनेट की तरह से दे सकते हैं। आपको याद हो तो वहां पे अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन जितने अपन ने सॉल्व किए वो तो इस पॉइंट पे नहीं किए थे, लेकिन एक लाइन थी कि वेरिएशन जो मटेरियल नहीं हो और जो श्योरिटी के बेनिफिट के लिए हो उसमें वो डिस्चार्ज नहीं होता है। वो हमारे केस स्टडी मैट में है, एमएस ये वाला अनिरुद्धन वर्सेस टॉमको बैंक वाला जो हमारा केस है, इसमें क्लियर बोला हुआ है कि अगर कहीं पर भी वेरिएशन से श्योरिटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसको नुकसान नहीं हो रहा है, मटेरियल नहीं है, तो फिर वो डिस्चार्ज होने वाला नहीं है बच्चों। ये अपने को थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए, और इसमें ट्राई करिएगा कि इसका नाम जरूर आप याद रख के जाओ, तभी इसमें अपने को बेनिफिट मिलने वाला है, मजा आने वाला है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्या बोला है, इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बेलमेंट। और ये बेलमेंट का क्वेश्चन इधर किधर से, अच्छा मिक्स क्वेश्चन है इसलिए आ गया, चलो ये भी देख लेते हैं। इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकम्स वॉइड। वॉइड तो नहीं होगा भाई, वॉइडेबल हो जाएगा।
सामने वाले की चॉइस के ऊपर है, चाहे तो रखे चाहे तो कैंसिल करे। तो एज पर सेक्शन 153 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आ गए, ये अपने को लिखने चाहिए थे। तो यहां आकर के आपका इंडेमनिटी गारंटी का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट पे शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बेलमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पे हैं। चलिए जी, तो इन पर बात शुरू करते हैं बहुत फटाफट से। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल थ्योरी, सब तरह के क्वेश्चंस का मिक्सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रमेश हायर्स अ कैरेज ऑफ सुरेश एंड एग्री टू पे ₹1500 इज हायर चार्जेस, द कैरेज इज अनसेफ, दो सुरेश इज अनअवेयर। सुरेश को इस बारे में पता नहीं है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। रमेश की यहाँ पे इंजरी हो गई और वो कॉम्पनसेशन क्लेम करता है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लायबिलिटी सुरेश की बिल्कुल रहेगी बच्चों, क्योंकि सेक्शन नंबर 150 जो हमारा है वो क्लियर बोलता है, अगर गुड्स बेल किए गए तो बेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स के बारे में सारे डिफेक्ट, सारे फॉल्ट सामने वाले को बताएगा, वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर अबाउट। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपने एक टेबल बनाई थी इसके ऊपर कि अगर आप सामने वाले से पैसा ले रहे हो, हायर चार्ज कर रहे हो, तो वेदर आपको पता हो, वेदर बेलर इज अवेयर और नॉट अवेयर, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट टू द बेली फॉर हिज लॉसेस। तो यस, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं। Mr. Avinash wanted a loan for expanding his business from ABC Bank. Mr. Avinash has pledged the stock of his business to obtain the loan from the bank. However, the expansion of the business did not reap the desired result. उसको नहीं मिले. Mr. Avinash was not able to repay the loan. Now ABC Bank wants to retain the stock for adjustment of their loan. रोकना चाहती है क्या ABC Bank? Whether they can retain the stock for the adjustment of loan, also payment of interest, इसमें अपने को आंसर देना है बच्चों। क्या लगता है? राइट ऑफ लियन हमने पढ़ा हुआ है, जनरल लियन, स्पेशल लियन सब हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए आंसर इसका क्या कहता है, समझिएगा। 173 प्लेज वाले पोर्शन हमने इसके अंदर पढ़े हुए हैं, खास करके क्योंकि प्लेज पे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, द पॉनी में रिटेन द गुड्स, प्लेज किए थे अपन ने, तो पॉनी में रिटेन द गुड्स ऑफ प्लेज नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पेमेंट ऑफ जो हमारा मेन डेप्ट अमाउंट था, लेकिन इंटरेस्ट के लिए और ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए भी वो रख सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल एबीसी बैंक कैन रिटेन द स्टॉक रख सकता है, नॉट ओनली फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लोन एज वेल एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, डिफरेंस क्या है बेलमेंट और प्लेज में जरूर पढ़ के जाइएगा। पर्पस अगर बात करें तो प्लेज जो है वो बेसिकली बेलमेंट का ही एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। प्लेज में एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन होता है, हाँ, जबकि बेलमेंट तो गुड्स के बहुत सारे पर्पज है, सेफ कस्टडी के लिए, रिपेयर्स के लिए हो सकता है। राइट टू सेल के अंदर प्लेजी को सारे राइट्स है, और प्लेजी को अगर उसका पैसा नहीं मिला तो सेल भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल बेलमेंट में ऐसा राइट नहीं मिलता है। प्लेज के अंदर प्लेजी गुड्स को यूज नहीं करेगा, लेकिन बेलमेंट में तो कई बार लेते इसलिए कि यूज करना है। कंसिडरेशन प्लेज जो है वो उसमें हमेशा कंसिडरेशन होगा कि सिक्योरिटी के बदले में बेलमेंट में और मे नॉट कंसिडरेशन हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज डिस्चार्ज हो जाएगा जब सामने वाला डेप्ट पे कर देगा, खत्म हो जाएगा काम, और बेलमेंट तब डिस्चार्ज होगा जब पर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, बढ़िया डिफरेंसेस हैं। अगला भी बच्चों दो क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, 168 169। और ये बचपन से पढ़ रहे हो बच्चे लोगों, तुम सबको आते ही है तो कि भाई गुड्स को लुक आफ्टर करना है, रियल ओनर को ट्रेस करना है, वापस करना है, हाँ, यूज में नहीं लेना है। 2/3 के बराबर खर्चा हो गया तो सेल कर सकते हो, ठीक है, या पैरिशेबल नेचर के गुड्स है तो सेल कर सकते हो। और अगर किसी तरह से ओनर ने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर कर रखा है तो उसको भी ये रिकवर कर सकता है। तो ये सारे राइट्स आप लोगों को बहुत 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 अच्छी तरह से पता है, हाँ। पैरिशिंग नेचर के तो सेल कर सकते हो, और 2/3 के बराबर खर्चा कर दिया तो भी सेल करने का राइट मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के पुराने पॉइंट्स जो आप लोग ध्यान रखेंगे। मिक्स्ड वाले पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मिक्सिंग वाले जो गुड्स के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था ना, पूरा का पूरा सेटअप एकदम वाला क्वेश्चन, देखो क्या जोरदार दिया इन्होंने। अमर बेल 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजित हु ओन अ किराना शॉप, ठीक है भाई, अमर ने वहां पे रख दिया है, प्रॉमिसिंग टू गिव 200 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बेल गुड्स, 200 रुपए वो उसको देगा। श्रीजित का जो एम्प्लॉई था उसको पता नहीं था, और उसने क्या किया, ये 50 kg जो शुगर है उसको मिक्स कर दिया
किसके साथ में, उनकी शॉप की जो शुगर थी उसके साथ में मिक्स कर दिया और उसको सेलिंग के लिए पैक भी कर दिया। अरे बाप रे। जब वो वापस आया तो उसने वापस मांगा कि लाओ भैया शक्कर वक्कर मेरा वापस दे दो, तो पता लगा वो तो मिक्सिंग हो गया है। तो नाउ अमर केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैड मेल विद सृजित जो रखी थी एज द प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शुगर हैज ट्रिपल, तब तक रेट भी बढ़ चुकी है। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू अमर? तो मिक्सिंग ऑफ गुड्स में अपन लोगों ने 155, 156, 157 सब कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पे गुड्स ऐसे हैं जिनको विदाउट बेलर कंसेंट रखा गया और जिनको सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं है, वो डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। और बच्चों देखो सेम क्वेश्चन जो है वो आरटीपी नवंबर 22 के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, नाम चेंज किए, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो 157 लगाएंगे। इफ द बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स विद ओन गुड्स, और ऐसा मिक्स कर दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेल फ्रॉम द अदर गुड एंड डिलीवर देम बैक। द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉसेस। तो यहाँ पे सीधा आपको लिख देना चाहिए कि मिक्स कर दिए तो लॉसेस जो भी होंगे, अब यहाँ पे जो भी पर्सन हमारा कौन था, अमर, श्रीजित को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर लॉस ऑफ शुगर। जो भी उसका प्राइस वाइस उसको कर रहा होगा वो देना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। What is the liability of a bailee making unauthorized use of goods bailed? ओहो, what is the liability of bailee? Unauthorized use अगर बेली कर लेता है तो सेक्शन नंबर 154 है कि बेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, अपने को पता है, और साथ में कॉम्पनसेशन मिलेगा, है ना। ही इज लाइबल टू मेक द कॉम्पनसेशन टू द बेलर, अगर कोई भी डैमेजेस हो गया तो, या यूज करने के अंदर ही अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। हाँ, Rusty acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract under the provisions of Indian Contract Act. The voidable contract was not rescinded. ओह, अभी तक रिसाइंड नहीं हुआ है, पढ़ा हुआ है 178A। voidable contract में आप कुछ भी गुड्स लेते हो और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, और Rusty ने क्या किया यहाँ पे, उसको प्लेज कर दिया है वीके के पास में। क्या वैलिड प्लेज होगा? 100% होगा भाई, आप पढ़ के आए हो। When the pawner has obtained possession of the goods under voidable contract, जो सेक्शन 19 में अपन पढ़ते हैं, 19A voidable contract के इफेक्ट्स का सेक्शन था, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, तो पौनी को यहाँ पे एक्वायर मिल जाएगा, गुड टाइटल उसको मिल जाएगा गुड्स को अपने पास में रोकने का, क्योंकि उसको डिफेक्ट्स के बारे में अगर पता नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे प्लेज 100% वैलिड जाएगा बच्चों। 178A का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो ध्यान में रखना है। When a pawnee is right to retain the goods pledge, pawnee कब रख सकता है? 173 में बोला हुआ है। Yes, whether pawnee has right to retain the goods pledge, बिल्कुल रख सकता है। Not only for payment of debt, अभी भी पड़ा, बट इंटरेस्ट के लिए, जो भी ऑर्डिनरी नेसेसरी एक्सपेंसेस है उनके लिए, वो अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर स्टीफन, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है। ओन्स अ चिकन फर्म नियर गुड़गांव, where he breed them and sell egg and live chicken to retail shop in Gurgaon. Mr. Fleming also own a similar firm near Gurgaon doing the same business. Mr. Fleming जो हमारा ये सेकंड वाला बंदा, ये go back to his native place, ये भाई साहब अपने नेटिव प्लेस के ऊपर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया 1 साल के लिए। उसके लिए उसको पैसा चाहिए ट्रैवल के लिए, तो उसने क्या किया कि अपना पूरा फॉर्म जो है वो स्टीफन के पास में 1 साल के लिए प्लेज कर दिया और उससे बदले में 25 लाख रुपए ले लिए और चला गया। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब ये प्लेज किया था तो स्टॉक ऑफ बर्ड्स जो था फ्लेमिंग के पास में, वो 1 लाख तो बर्ड्स थी, 10,000 एग्स थे। कंडीशन वाज दैट व्हेन फ्लेमिंग रिटर्न ही विल रीपे द डिपॉजिट एंड टेक पोजीशन ऑफ हिज फर्म, लाइव बर्ड एंड एग जो भी होगा वो लेकर के जाएगा, 25 लाख रुपए वापस कर देगा। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, प्लेज कर दिया है पूरे फार्म को ही। आफ्टर 1 ईयर फ्लेमिंग हमारा वापस आया और पैसा वापस कर देता है 25 लाख रुपया। एट द टाइम देयर वर, अब 1,09,000 तो है लाइफ बर्ड्स, इंक्रीज हुआ क्योंकि बर्ड ऑब्वियस 10,000 एग थे, वो 10,000 एग में से 9,000 जो है वो निकल करके आए, 1,000 अपने को यहाँ कम दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, और अब 15,000 एग है, जबकि एग दिए तब 10,000 एग ही थे, लेकिन अब 15,000 एग है। तो स्टीफन जो है वो रिटर्न होता है। स्टीफन कहता है कि भाई तुमने मुझे 1 लाख लाइफ बर्ड्स दी थी, मैं तुमको 1 लाख लाइफ बर्ड्स दे देता हूँ, और तुमने 10,000 एग मुझे दिए थे तो मैं 10,000 तुमको वापस कर देता हूँ। अब आपसे पूछा है, बताइए क्या करना है। तो हम लोग ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है बच्चों कि अगर गुड्स में किसी तरह का इंक्रीजिंग है, ठीक है, हाँ 163 में क्लियर लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी इंक्रीजिंग अगर गुड्स के अंदर या प्रॉफिट है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। यहाँ हमने क्वेश्चन समझा दिया है।
फाइनल आंसर कहता है ड्यू टू मिस्टर स्टीफन इज बाउंड टू डिलीवर फ्लेमिंग एनी इंक्रीज और प्रॉफिट। जो भी 9000 लाइव बर्ड आपके एक्स्ट्रा हैं और जो 5000 एग एक्स्ट्रा हुए, 10 की जगह 15 और वहां 1 लाख की जगह 9000, वो आपको देने पड़ेंगे, विच हैज अकर्ड फ्रॉम द गुड्स बिल, बट ऑब्वियस है। और राइट यही है कि फ्लेमिंग इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम एनी इंक्रीज इन द गुड्स। वो ले सकता है, इसके राइट्स में हो गया, उसकी ड्यूटीज है कि उसको रिटर्न करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इंक्रीजिंग को अपन वो काफ एंड काउ वाला एग्जांपल अपन लेते ही हैं, तो वो आपको इधर लगा देना चाहिए। चलिए, श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोविंद सेल गुड्स विच वर इन द पोजीशन ऑफ गोविंद, हाउएवर गोविंद हैज नो राइट टू डिस्पोज ऑफ सच गुड्स। श्याम जो है वो गोविंद की रिक्वेस्ट पे कुछ गुड्स सेल करता है, विच वर इन द पोजीशन ऑफ गोविंद, गोविंद के पास में है। लेकिन बढ़िया चीज समझना, गोविंद जो है उनका मालिक है ही नहीं। श्याम को बेचारे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ही हैंडेड ओवर द प्रोसीड ऑफ सेल टू गोविंद, बेचा और गोविंद को दे दिए। अब जो मनोहर है, जो ट्रू ओनर है गुड्स का, वो श्याम पर केस कर देता है, ये मेरा पैसा वापस निकालो। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले क्या यहां पे गोविंद जो है लाइबल टू इंडेमनीफाई श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर? गोविंद, बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? एक्चुअली गोविंद ने श्याम को अपॉइंट किया और बोला कि मेरे कुछ गुड्स तुमको बेचने हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गुड्स जो है वो गोविंद के थे ही नहीं। तो श्याम ने तो बेच दिया, पैसा सारा गोविंद को दे दिया। अब जो रियल ओनर था मनोहर, उसने आकर के गोविंद को पकड़ लिया है। तो इस गोविंद लाइबल, तो अब गोविंद जब पैसा चुका देगा तो क्या वो श्याम से वापस ले सकता है क्या? एक तो हमारा ये क्वेश्चन है, मर्केंटाइल एजेंट की टाइप का हो गया। एंड व्हाट विल द लायबिलिटी ऑफ गोविंद इफ द गुड्स इज अ प्रोहिबिटेड ड्रग्स अगर होते तो फिर यहां गोविंद का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता, क्या होता, ये आपने से पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178, whether a mercantile agent is with the consent of owner in possession of goods or document of title of goods, any pledge made by him, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एब्सोल्युटली वैलिड होगी इफ यू आर एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम। अगर ओनर ने आपको राइट दे रखे हैं तो बिल्कुल जाएगा, कुछ में दिक्कत ही नहीं है। दैट द वो पॉनी वाला पॉइंट भी आ गया कि गुड फेथ के अंदर उसने लिया। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट इज टू बी नोटेड दैट, बच्चों समझना, the possession of goods must be with the consent of owner. If possession has obtained dishonestly, या ट्रिक के थ्रू होता तो वो वैलिड प्लेज नहीं होता। The pledge should have, the pledge should have no notice of pledge or defect. आपको उसके डिफेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, और अगर आपको पता होता तो फिर आपका प्लेज वैलिड नहीं होता। इन द गिवन क्वेश्चन श्याम हैड नो नोटिस ऑफ गोविंद्स डिफेक्ट, उस बेचारे को पता ही नहीं है। उसने एक्ट किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज एजेंट, और जेन्युइनली उसने सेल प्रोसीडिंग भी सामने वाले को लाके दे दिया। देयरफॉर ट्रांजैक्शन तो इनवैलिड है, वो तो अपने को समझ में आता है। लेकिन चूंकि यहां पे उसने काम एज एजेंट गुड फेथ के अंदर किया, तो गोविंद शैल बी लायबल टू इंडेमनीफाई श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर। मनोहर को जो पैसा चुकाना पड़ा उसके लिए गोविंद उसको पैसा देगा ही देगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। अब इलीगल ड्रग्स अगर होते तो अपन जानते ही हैं गोविंद शैल नॉट बी लायबल टू इंडेमनीफाई, क्योंकि ड्रग्स वगैरह अगर है तो प्रोहिबिटेड एक्ट है और वहां पे सारे एग्रीमेंट्स इलीगल एंड वॉइड होते हैं, कोई राइट्स किसी को नहीं मिलेंगे, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है वो जो मिक्सिंग ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आ गया फिर से ये। हाँ, मिस्टर ट्रुथ डिपॉजिटेड 100 bags of groundnut in the factory of Mr. Falls for safe keeping. Falls mix the groundnut bags with the other groundnut bags in the factory with the consent of Mr. Truth. उसकी consent से ही मिक्स किया है and consume it to produce edible oil, ठीक है। तो whether Mr. Truth is entitled to claim his share in the edible oil produced under the provisions, बिल्कुल शेयर तो लेगा ही लेगा, उसकी कंसेंट से हुआ है। What will the consequences अगर ग्राउंडनट को मिक्स किया होता बिना इसकी कंसेंट के, तो अपने पढ़ ही लिया, सेपरेट कर नहीं सकते तो लॉसेस के लिए, नहीं तो कंसेंट से लिया है तो सेपरेट कर लो, और करने का अच्छा कंसेंट है लेकिन सेपरेट नहीं हो सकता है, तो सेपरेट नहीं हो सकता तो क्या करें भाई, खर्चा वर्चा बियर करें सब लोग मिलकर के। देखिए इन द गिवन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा दिया फर्स्ट पार्ट वाला। दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू डिपॉजिटेड इज ग्राउंडनट बैग्स, ये तो क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, बच्चों समझना, इफ द बेली mixes the goods bailed with his own goods with the consent of the bailor, both the parties shall have interest in the proportion of their respective share. जितना जितना आपका शेयर बनता है उतना ले जाओ, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अंदर तो बराबर दे देंगे। सेकेंड वाला जो पार्ट है वहां पे क्या लिखा है कि अगर व्हेन द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स कर देता है, तो देखना पड़ेगा कि भाई गुड सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और अगर गुड सेपरेट हो सकते हैं तो सेपरेशन के एक्सपेंसेस, हाँ जो भी अपना, क्योंकि विदाउट कंसेंट है तो जो भी
बेली है, मिस्टर ट्रुथ वो बियर करेगा, है ना। विदाउट कंसर्न अगर ट्रुथ का मिक्सचर अगर सेपरेट हो सकता है तो सेपरेशन का खर्चा आप बियर करो। और चूंकि यहाँ पे ये क्या है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट मिक्सचर ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूम टू प्रोड्यूस ऑयल, और ऑयल को हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे फिर वो सेपरेट तो हो नहीं सकता। जो भी बेलर का लॉस है बेली उसको कंपनसेट करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। वही मिक्सिंग वाला हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट देखें, मिस्टर साहिल परचेज फर्नीचर ऑफ वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम पूरन ऑन क्रेडिट। रमन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पूनम फॉर द गारंटी ऑफ द पेमेंट। अरे भाई ये गारंटी का क्वेश्चन इधर किधर से आया, देखें पढ़ते हैं भाई, ये गारंटी इधर किधर से आ गया। हाँ, इनएबिलिटी गारंटी का क्वेश्चन एक बच्चों कोई बात नहीं, उधर चूक गया तो इधर आ गया, तो इधर से कर लेते हैं। मिस्टर साहिल परचेज फर्नीचर 1 लाख फ्रॉम मिस्टर पूरन ऑन क्रेडिट। मिस्टर रमन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पूरन फॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बाय मिस्टर साहिल। चलेगा। ड्यू डेट पे साहिल ने पेमेंट नहीं किया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, और मिस्टर पूरन जो है उन्होंने रमन के अगेंस्ट में सीधा सीधा श्योरिटी के अगेंस्ट में केस कर दिया है। ठीक है। मीनवाइल फादर ऑफ मिस्टर साहिल जो है, वो जो इसके लिए गारंटी दिया था, वो 20,000 रुपया पे कर देते हैं क्रेडिटर को ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। बढ़िया। हम मिस्टर रमन को इस बारे में पता ही नहीं है कि 1 लाख में से 20,000 तो डेटर की तरफ से आ गया है, वो भी पूरा 1 लाख पे कर देता है श्योरिटी। आफ्टरवर्ड रमन को सारी बातें पता लगती है, तो मिस्टर पूरन को कहता है कि भैया मेरा 20,000 रुपया जो है वो मुझे, वो 20,000 जो उससे तुमने ले लिया वो वापस करो मुझे, क्योंकि तुमने उससे भी 20 ले लिया, मुझसे भी 1 लाख ले लिए, तो 1,20,000 चले गए। पूरन मना कर देता है रिफंड करने से कि भाई सिर्फ जो साहिल है वही 20,000 रुपए वापस कर सकता है, वापस डिमांड कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। तो एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पे कि क्या 20,000 का रिफंड वो ले सकता है क्या बच्चों। पहली तो चीज 128 कहती है दोनों का लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होता है, वो वाला पॉइंट अपने को यहाँ पे समझाना चाहिए कि दोनों का लायबिलिटी बराबर बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसके आंसर में आप वो भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर किसी तरह का सिक्योरिटी रखा गया है तो बट ऑब्वियस है उस पर राइट, जो सबरोगेशन वाला हमारा पॉइंट था ना, कि जहां पे सारा राइट अब श्योरिटी का हो जाता है, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। इन्होंने सीधा सीधा को एक्सटेंसिव वाले पॉइंट पे लिख दिया कि जब फादर ने पैसा 20,000 दे दिया था, तो रमन खाली 80,000 के लिए 80,000 के लिए लायबल है, और अगर एक्स्ट्रा दे दिया है उसने तो 20,000 का वो रिफंड ले सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के हमारा जो एक कंसेप्ट और है बेलमेंट और प्लेज का, हालांकि ये क्वेश्चन वापस से गारंटी वाला आ गया था, बाकी बेलमेंट और प्लेज का हमारा कंसेप्ट जो है वो भी यहां आकर के हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। चलिए जी, अब बात शुरू करते हैं हमारे एजेंसी वाले पोर्शन पर। हमारी बात चल रही थी, अरे भाई किधर गया एजेंसी पे बच्चे लोगों को बात को स्टार्ट करना है, तो आइए फटाफट से एजेंसी पे बात को कंटिन्यू कर दें। और एजेंसी वाले में पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि आर इंस्ट्रक्टेड एज अ ट्रांसपोर्टर टू सेंड कंसाइनमेंट ऑफ एप्पल ऑफ टू चेन्नई। After covering the half of the distance, Suresh found that apples were perished before reaching Chennai. He sold the same at half the market price, और आर इसके लिए अपने एजेंट के ऊपर कर देता है केस। अब बढ़िया चीज समझना बच्चे लोगों, आरडीबी में 18 का क्वेश्चन है और मे 18 के अंदर एग्जाम में आ भी चुका है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया। अब बहुत क्लियर कट मैटर है, यहाँ पे एजेंट का ऑथोरिटी इमरजेंसी के केस में कैसे होगा, वहां से हमारा मैटर आंसर के अंदर बनता है। As an ordinary prudence would do the protecting its principal from the losses which the principal would have done under the similar circumstances। भी कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में जो करता है वो उसने भी किया, और ये केस पैरिशेबल नेचर का है, जहां पे एप्पल जो है वो खराब हो सकते थे, हालांकि प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी उसने ऐसा किया, तो हेयर द एजेंट एक्ट इन इमरजेंसी एक्ट एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, और इस वजह से यहां पे आर जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर ए ऑफ दिल्ली एंगेज मिस्टर एस एज हिज एजेंट टू बाय अ हाउस इन नोएडा एक्सटेंशन एरिया। ठीक है भाई, मिस्टर एस बॉट अ हाउस फॉर 50 लाख इन द नेम ऑफ नॉमिनी एंड देन परचेज इट हिमसेल्फ 60 लाख। ये तो अपनी मेन बुक के अंदर भी क्वेश्चन है ना। तो जो मकान वो 50 लाख पे अपने प्रिंसिपल को दिलवा सकता था, पहले अपने नॉमिनी के नाम पे लिया, खुद ने फिर 60 लाख में उसको लिया, और यही उसने अपने प्रिंसिपल को 80 लाख के अंदर बेच दिया। क्या बात है भाई, 30 लाख का पंगा उसने यहाँ पे कर दिया है। अब मिस्टर ए लेटर केम्स टू नो, जैसे उसको पता लगता है मिसचीफ के बारे में, उसने अपने एजेंट के अगेंस्ट में केस फेस करके एक्स्ट्रा अमाउंट रिकवर करना चाह रहा है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? कितना अमाउंट बच्चे लोगों, सेक्शन 215 216 हमारे बहुत फेमस सेक्शंस है, एग्जाम के हिसाब से बहुत पॉपुलर, और ये कहते हैं कि एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वेयर एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डील्स इन बिजनेस ऑफ एजेंसी इन हिज ओन अकाउंट, अगर खुद के अकाउंट में भाई ने काम करने का ट्राई कर लिया
तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। In the case shows, either then agent has dishonestly concealed any material fact or the dealings or the agent have been disadvantageous to him, बराबर। तो इन केसेस में जहां उसको लगता है डिसऑनेस्टी है या उसने प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा। और अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है तो वो भी क्लेम करने का राइट रखता है। तो बट ऑब्वियस यहां पे ये कैंसिल भी कर सकता है। और रिकवर करना चाहे तो बच्चों 50 की चीज को 80 में इसको बिकवाया है, 50 में दिलवा सकता था, तो 30 लाख रुपीज एजेंट से वापस रिकवर कर सकता है। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। एबीसी लिमिटेड सेल इज प्रोडक्ट थ्रू सम एजेंट एंड इट इज नॉट द कस्टम इन देयर बिजनेस टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट। ओके, क्रेडिट में बेचने का कोई कस्टम है नहीं। मिस्टर पिंटू वन ऑफ द एजेंट सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड टू मिसेस पारुल। ओके, वन ऑफ द एजेंट सोल्ड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड के जो गुड्स है, जिसका ये एजेंट है, वो उसने बेचे किसको? पारुल प्राइवेट लिमिटेड को, क्रेडिट के ऊपर, जो इंसॉल्वेंट है एट द टाइम ऑफ सेल। ए लिमिटेड जो है वो अपने एजेंट के ऊपर केस कर देती है कॉम्पनसेशन के लिए। तो बोलो बच्चों, यहां पे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सेक्शन 2(1) का क्वेश्चन। An agent is bound to conduct the business of the principal according to the direction given by the principal। और अगर डायरेक्शन गिवन नहीं भी है तो अकॉर्डिंग टू कस्टम आपको बिजनेस करना चाहिए, है ना, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो। और अगर एजेंट ने ऐसा नहीं किया और कुछ भी लॉस हुआ तो ही मस्ट बी मेक गुड टू द प्रिंसिपल, ही हैज टू कंपनसेट टू द प्रिंसिपल। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, तो आपको उसका डिटेल भी देना पड़ेगा। प्रेजेंट केस के अंदर मिस्टर पिंटू वन ऑफ द एजेंट कोर्सेज ने बेचे, क्वेश्चन की डिटेल आ गई। अब ये वैसे भी बिजनेस का कस्टम था ही नहीं कि आप उधार में माल बेचो, आपने बेचा वो भी इंसॉल्वेंट को। तो यहां पे लॉ बहुत सिंपली कहता है बच्चे लोगों कि पिंटू को अपने प्रिंसिपल को लॉसेस कंपनसेट करके देने पड़ेंगे। ये आप लोग इधर ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर क्लियर, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे लोगों। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप मेरे साथ यहां से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अजर कंसाइन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज। अजीज एम्प्लॉयड रहीम अ रेपुटेटेड ऑक्शनियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन में से एक। अजर ने अपने गुड्स के सेल के लिए अजीज को अपॉइंट किया और अजीज ने आगे एम्प्लॉयड कर दिया रहीम को, हर रेपुटेटेड ऑक्शनियर टू सेल द गुड्स कंसाइन्ड टू हिम थ्रू ऑक्शन। अब अजीज जो है वो ऑथोराइज कर देता है रहीम को टू रिसीव द प्रोडक्ट। बच्चों देखना, अजीज ने मतलब एजेंट ने उसको ऑथोराइज कर दिया कि भाई पैसा ले लेना है, ट्रांसफर दोस प्रोडक्ट वंस इन 45 डेज, 45 दिन में पैसा पहुंचा देना। रहीम ने क्या किया कि गुड्स को सेल कर दिया 2 लाख के अंदर, लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रोसीड ऑफ ऑक्शन वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब यहाँ पे एजेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ये अपने को बताना है। बच्चों यहाँ दिक्कत क्या है, ये मैटर सब एजेंट का जाए या सब्स्टिट्यूट एजेंट का जाए, इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन होता ही होता है, फिक्स्ड है। तो इसका एक तरीका नॉर्मली मैंने आपको बता रखा है, जहां पे भी एक पर्सन किसी दूसरे को कोई काम दे और वो अपना काम पूरा ट्रांसफर कर दे, मतलब ये एम्प्लॉयड वर्ड अगर आ जाए तो एम्प्लॉयड वर्ड आने का मतलब ये समझ लीजिए कि इट इज अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, है ना। क्वेश्चन देखने में 100% तुमको लग सकता है अरे सर ये तो सब एजेंट का क्वेश्चन है, अजहर ने अजीज को अपॉइंट किया, अजीज ने आगे रहीम को अपॉइंट कर दिया। तो बच्चों जब एम्प्लॉयड वर्ड आ जाए लिखा हुआ कहीं पर भी, या अपना सारा काम कोई बंदा किसी को दे दे, सब एजेंट को हम सारा काम नहीं देते, सिर्फ एक काम का पार्ट उसको ट्रांसफर करते हैं, तो हमारी जगह पे कोई बंदा आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट एजेंट है मान के चलते हैं, अजहर का उसमें कंसर्न रहा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो सेक्शन 195 इन सेलेक्टिंग एन सब्स्टिट्यूट एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ये अपने को पता है कि आपको देखभाल के ढंग के आदमी को अपॉइंट करना चाहिए था। इफ इट डज दिस तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस सब एजेंट सॉरी सब्स्टिट्यूट एजेंट के काम के लिए। अब while selecting substitute agent, agent is bound to exercise the same amount of diligence as a man of ordinary prudence. If he does so, he will not be responsible for act or negligence of substitute agent। और इस क्वेश्चन के अंदर अजीज ने बकायदा एक रेपुटेटेड बंदे को अपॉइंट किया था, तो उसने अपनी तरफ से डिलीजेंस यूज किया। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, भाग गया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पे वो अपने प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन में से एक एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते। ए ने अपॉइंट किया एम एक माइनर को अपना एजेंट, गया काम से, ये तो माइनर को एजेंट अपॉइंट कर दिया और एक वॉच बेचने के लिए 700 रुपए के ऊपर। बच्चों अपने सुगा के अंदर भी सेम ऐसा क्वेश्चन था और एजेंट ने उसको 350 के अंदर बेच दिया। तो बेच दिया भाई 350 का सेल वैलिड है, 100% वैलिड है, जाएगा, आपने एजेंट को ऑथोरिटी दिया था। अब यहाँ पे एम और डी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे इन्होंने बात करने का किया, लीगल पोजिशन ऑफ एम और डी। अब एम और डी के पास वैलिड टाइटल आएगा, एम अपने एजेंट से भी कुछ रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि माइनर है सामने वाला। तो 184 कहता है बच्चों प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन, एनी पर्सन इवन ए माइनर में बिकम एन एजेंट हो सकता है।
बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। ठीक है, अपने को समझ में आया। सो एज टू, बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी और साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल। समझना बात को। If a person who is not competent to contract is appointed as an agent, the principal is liable to third party for act of agent। ये हम ये मान के चलेंगे कि वैसे भी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती और वहां माइनर या अनसाउंड माइंड है भी तो भी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, तो डी को तो गुड टाइटल मिलेंगे ही मिलेंगे। और एम जो है वो यहाँ पे एम इज नॉट लाइबल टू ए फॉर इज नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, एजेंट यहाँ पे वापस प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है 350 का नुकसान हम एजेंट से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एजेंट माइनर है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। व्हाट इज एजेंट ऑथोरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में एजेंट का ऑथोरिटी पूछ लिया भाई इन्होंने। What are the essential conditions to be satisfied to constitute a valid emergency? Give your answer as per provision। और जो सिंपल सा इमरजेंसी ऑफ पार्टनर का जो थ्योरेटिकल पॉइंट हमारा है, सारे पॉइंट्स डाल देना। हाँ, जहां पे एजेंट इस पोजीशन में नहीं था कि प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे, कमर्शियल नेसेसिटी थी, जो भी किया बोनाफाइड और प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए किया, और एक रीजनेबल प्रूडेंस वाला बंदा उस सिचुएशन में जो करता वो उसने भी किया, ये अपने को मेनली लिख देना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मे 19 का क्वेश्चन। आरती है वाइफ ऑफ नरेश, शी परचेज सम साड़ीज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेनबो सिल्क। अरे ये तो अपना वो पुराना क्वेश्चन बच्चों, ये आप लोगों ने मेन नोट्स में से कर लिया है, जहां पे वाइफ को हस्बैंड का एजेंट माना जाता है। क्वेश्चन जरूर करके जाना है। आरती इज द वाइफ ऑफ नरेश, शी परचेज सम साड़ी ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेनबो सिल्क जयपुर। रेनबो सिल्क जयपुर डिमांड करता है नरेश से पैसा, नरेश मना कर देता है, रेनबो सिल्क उसका केस में केस करता है। तो आपको बताना है क्या वो सक्सीड होगा। 100% होगा, क्योंकि लाइफ की नेसेसिटीज के लिए हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रह रहे हैं तो लाइफ की नेसेसिटीज के लिए हस्बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वाइफ उसकी एजेंट मानी जाएगी। एंड वाइफ हैज ऑथोरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड क्रेडिट फॉर द नेसेसिटीज। ये आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के जाएंगे। हाँ, लेकिन वो रिबटेड वाला जो पॉइंट है नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपने को तो मेन प्रोविजन लिख देना है कि हाँ भाई यहाँ पे ये देखो फाइनल, इतना लिखे फाइनल आंसर, यस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, मतलब रेनबो सिल्क जो है सक्सीड होगा और वो नरेश से पैसा रिकवर कर सकता है क्योंकि लाइफ की नेसेसिटीज का अमाउंट है। An agent is neither personally liable nor can he personally enforce the contract on behalf of the principal। Generally principal liable ही होता है, ऐसे अपना सेक्शन 230 कहता है। In the absence of any contract to the contrary, an agent cannot personally enforce contract entered into by him on behalf of his principal। बहुत क्लियर कट मैटर है बच्चों लोगों, बहुत सिंपली आप लोग इसको कर सकते हैं। Nor he personally bound by, न ये पर्सनली लाइबल है। Thus an agent can't personally enforce nor be bound by contract on behalf of the principal। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हमने कहा कि हम एजेंट को पर्सनली लाइबल कर सकते हैं, जिसमें अगर हमारा फॉरेन प्रिंसिपल है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। जहां पे एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया वहां एजेंट को पकड़ेंगे। जहां प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज कर भी दिया लेकिन उस पर सूट फाइल नहीं हो सकता है, जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड हुआ तो एजेंट ही फंसने वाला है। ये सिचुएशंस अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, भूपेंद्र बोरोड सम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम अतुल। ऐसा बोरो किया, भूपेंद्र ने अपना एजेंट उसको अपॉइंट कर दिया अपने लैंड को से। बच्चों बहुत बढ़िया, ऐसे ऑडिट पे जा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं, सेक्शन 202 हमारा जो है इररिवोकेबल एजेंसी का क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त वाला। अपन ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है जहां एक पर्सन से आपने पैसा उधार लेके रखा है, फिर उसी पर्सन को अपन ने अपॉइंट कर दिया है अपना एजेंट कि भैया लैंड को सेल कर ले और उससे जो पैसा आए उससे अपना लोन अमाउंट रिकवर कर लेना, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है ऐसी एजेंसी जो कपल विद इंटरेस्ट हो, जहां एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है, तो उसकी कंसर्न के बगैर वो एजेंसी रिवोक नहीं होगी। भूपेंद्र ने रिवोक कर दिया, लॉ कहता है परमिसिबल नहीं है। अब 202, एन एजेंसी बिकम इरिवोकेबल व्हेन द एजेंट हैज हिमसेल्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और है बकायदा, है ना। सच एन एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड, नहीं हो सकती टू द प्रेजुडाइस ऑफ सच इंटरेस्ट, यानी एजेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाकर ये कभी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट है, उसका लोन का पैसा रिकवर करना है। तो क्लियर हमने बोल दिया, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय भूपेंद्र इज नॉट लॉफुल, परमिसिबल ही नहीं भैया, मजे करो, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 21 का क्वेश्चन, ए रेंटेड इज हाउस टू बी ऑन लीज फॉर 3 years। लीज एग्रीमेंट इज टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस बाय आइदर पार्टी, कोई भी नोटिस देकर के खत्म कर सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में सी है यहाँ पे, ए का बेटा, लैंडलॉर्ड का बेटा, बीइंग इन नीड ऑफ अ सेपरेट हाउस टू लिव, उसको अलग से घर रहने के लिए चाहिए। उसने क्या किया, अपने पापा के मकान के किराएदार बी को एक नोटिस इश्यू कर दिया कि भाई, और वो भी विदाउट एनी अथॉरिटी, पापा ने नहीं बोला था, टू वेकेट द हाउस विद इन 1 month एंड रिक्वेस्टेड हिज फादर ए टू रेटिफाई द एक्शन। बच्चे लोगों 200 वाला सेक्शन बहुत बढ़िया सेक्शन, क्या कहता है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल और एजेंट, और थर्ड पार्टी ने आकर के एजेंट को कुछ भी चीज बोला और अगर वो एजेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो प्रिंसिपल उसको रेक्टिफाई करने का काम कर ही नहीं सकता है भाई। बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है, अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए एकदम। 200 का हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। देखो पढ़ते हैं, प्रोविजन क्या कहता है, एज पर सेक्शन 200 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेक्शन 200 का क्वेश्चन हो गया ये तो। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, समझना, विदाउट सच अदर पर्सन ऑथोरिटी। बढ़िया चीज है, आपको ये समझे कि भाई मैं तो उसका एजेंट हूं और मेरे काम को रेटिफाई कर देगा प्रिंसिपल, तो कोई भी पर्सन ऐसी चीज को रेटिफाई नहीं कर सकता जिससे थर्ड पार्टी के राइट्स इफेक्ट होते हैं, उसको नुकसान पहुंचते हो। तो देखना, विच इफ डन विद ऑथोरिटी वुड हैव इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट टू अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस, कि अगर हम उसको ऑथोरिटी में कर दें, रेटिफाई कर दें, तो थर्ड पर्सन को डैमेजेस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग एनी राइट, या थर्ड पार्टी के राइट से इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाएंगे, तो उन चीजों का रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में है क्या, अगर ए अपने बेटे के काम को रेटिफाई कर दे तो उनका जो लीज का एग्रीमेंट है 3 साल का और 3 महीने नोटिस देने वाला, वो ब्रेक हो जाएगा। उससे एजेंट को, जो भी ये बंदा बी इनका जो टेनेंट है उसको नुकसान होगा, और ए को हो सकता है उसको डैमेजेस भी देने पड़ जाए। तो इसीलिए ऐसी चीजों का रेटिफिकेशन नहीं होता। यह हमने क्वेश्चन समझा दिया। हियर बाय द एक्ट ऑफ सी द इंटरेस्ट ऑफ बी इज अफेक्टेड, अगर सी का काम जो है वो बी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए यहां पे प्रिंसिपल और रेटिफिकेशन नहीं लगेगा, और ये चीज रेटिफाई हो ही नहीं सकती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वैलिड ही नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 8 दिसंबर 21 का क्वेश्चन आपको करवाता हूं। मिस्टर यादव कार्गो ओनर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार मुझे डाउट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। मिस्टर यादव एक कार्गो ओनर है, चार्टेड करता है एक शिप को, वेसल को, टू कैरी अ कार्गो ऑफ व्हीट फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। ठीक है, कार्गो ओनर है, हाँ, सामान का मालिक है। द वेसल गॉट स्टैंडर्ड ऑन अ रीफ इन द सी 300 miles फ्रॉम द डेस्टिनेशन। ठीक है, वो उतना दूर है उससे, ये इसमें लिखा हुआ है। The ship managing agent signed a salvage agreement for Mr. यादव। अब जो शिप का मैनेजिंग एजेंट है उसने एक, जैसे इंश्योरेंस करवा देते हैं तो सेफ्टी रहती है ना, वैसे एक साल्वेज एग्रीमेंट साइन किया मिस्टर यादव के लिए। द गुड्स बीइंग पैरिशेबल, क्योंकि गुड्स पैरिशेबल है और अपने को बिल्कुल बीच में जाना है समुद्र के, मतलब सी के, तो खराब होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। द साल्वर्स स्टोर्ड इन देयर ओन एक्सपेंसेस, कि भी वो अपने ओन एक्सपेंसेस के ऊपर उसको स्टोर करके रखेंगे। अब जो साल्वर्स थे वो इंटीमेटेड द होल इंसिडेंट टू द कार्गो ओनर, उन्होंने सब कुछ बता दिया वहां पे, भाई ये चीज इसके अंदर हुआ है। हम मिस्टर यादव जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं रीएम्बर्स टू द सॉल्वर, एज इट इज द शिप ओनर बीइंग द बेली ऑफ द कार्गो हु वाज लायबल टू रीएम्बर्स द सॉल्वर अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन अनटर्मिनेटेड। बढ़िया चीज है भाई, ठीक है। 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। वो तो एक तो कार्गो ओनर मिस्टर यादव है, एक वेसल जो उन्होंने हायर किया है, और तीसरा बंदा वो है जिसने ये साल्वेज का इंश्योरेंस कह दो या साल्वेज कह दो, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हम वो कह रहे हैं उसके लॉसेस को मिस्टर यादव कह रहा है मैं क्यों कंपनसेट करूं भाई, मैंने अपने गुड्स वेसल को दिए, वेसल ओनर जो है वही यहाँ पे बेली की तरह है, तो ये सारे खर्चे उसके। वो अपने को बताना है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, डू यू एक्नॉलेज और डिक्लाइन द एक्ट ऑफ सॉल्वर। आप मना कर सकते हैं, एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं एज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर मिस्टर यादव, कि वो मिस्टर यादव का एजेंट फॉर नेसेसिटी बन गया, उसने कुछ खर्चा वर्चा किया उस वक्त के अंदर। तो अपन क्या बोले इसको, 189 कहता है। अगेन बच्चों, इमरजेंसी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इमरजेंसी, an agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting principal from the losses, ये अपन ने पढ़ा। अब इसमें a person who has been entrusted with another's property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it. Authorized नहीं था, इसी को agency by necessity भी बोला जाता है, दोनों मिक्स करना है अपने को। Hence in the above case the solver has implied authority from the cargo owner. माना विसल वाले का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, शिप वाले का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो गुड्स का ओनर है कौन भाई, कार्गो वाला, और ये उसके लिए काम कर रहा है टू टेक केयर ऑफ द कार्गो।
तो दे एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कार्गो ओनर। तो मिस्टर यादव ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो कार्गो ओनर यादव और ड्यूली बाउंड टुवर्ड्स सेलवर, आप रेस्पॉन्सिबल हो। और यहां पे जो हमारा सेलवर है इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एग्रीड सम फ्रॉम मिस्टर यादव एंड नॉट फ्रॉम द शिप ओनर लियन ऑन द गुड्स। भाई वो शिप ओनर से उनको लेना देना नहीं है, माना शिप में गुड्स है, लेकिन उसने लॉसेस से बचाने के लिए काम किया है सारा का सारा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़िया पॉइंट है, वो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, अच्छे से पढ़ के समझ के जाइएगा। May 22 का क्वेश्चन, रामू हैज गिवन ऑथोरिटी टू प्रेम टू बाय सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट। रामू ने बोला प्रेम बायस द गुड्स एट द हायर रेट देन द मार्केट रेट। हाउएवर रामू ने उनको एक्सेप्ट कर लिया इन स्पाइट ऑफ हायर रेट। आफ्टरवर्ड रामू को पता लगा कि यार ज्यादा पैसे ले लिए उसने, तो अच्छा ज्यादा पैसे क्या, उसको पता लगा गुड्स उसके खुद के थे, बिलोंगिंग टू प्रेम हिमसेल्फ। अच्छा, एजेंट ने खुद ने अपने गुड्स टिका दिए ज्यादा रेट के ऊपर। तो क्या यहाँ पे रेटिफिकेशन से बाउंड होगा क्या? रेटिफिकेशन तभी होता है जब आप सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देते हो और मटेरियल फैक्ट्स को भी छुपाते नहीं हो। चूंकि आपने यहाँ पे छुपाया है और 98 सीधा कहता है यहाँ कोई वैलिड रेटिफिकेशन होने वाला नहीं है और यहाँ पे नॉट बाइंडिंग टू रामू कैंसिल कर देगा, वो ध्यान में रखना है। May 22 के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हरी ऑथोराइज भारत मर्चेंट इन मुंबई टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम बैंक एंड कंपनी। भारत इंस्ट्रक्ट करता है दीपक अपने सॉलिसिटर को टू टेक लीगल प्रोसीड अगेंस्ट बैंक एंड कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द मनी। समझना, ठीक है भाई। अब एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ दीपक, यहां पे बोला है रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा एजेंसी का क्वेश्चन है। हरी भरत को ऑथोराइज करता है मर्चेंट इन मुंबई टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कंपनी। भरत यहाँ पे सॉलिसिटर दीपक को बोल देता है, तो क्या बोले बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट एजेंट की तरह मानना है। वही बात हो गई, अपने काम के लिए किसी और को आपने अपॉइंट कर दिया। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन बिजनेस और एजेंसी हैज नेम अनदर पर्सन, किसी और का नाम आप दे देते हो तो बट ऑब्वियस है सच पर्सन शैल बी एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। सेम सब्स्टिट्यूट एजेंट माना जाएगा ये, कि डायरेक्टली वो हरि का ही एजेंट है, ये मान करके चलना है अपने को। तो दीपक का सॉलिसिटर इज अ सब्स्टिट्यूट एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ एजेंसी टू टेक लीगल प्रोसीडिंग। तो भारत से लेना देना नहीं, डायरेक्ट हरि से लेना देना रहेगा दीपक का, ये अपने को ध्यान में रखना है। May 22 का हमारा क्वेश्चन था और यहां पर आकर के बच्चों एजेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट, बराबर। तो बढ़िया रिवीजन करिएगा, जबरदस्त रिवीजन करिएगा, और भी सारे चैप्टर्स के यहाँ पे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो वहां जाइए, तैयारी करिए जबरदस्त वाली, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।